केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कुछ बेसिक लॉज के बारे में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक लॉज क्या थे हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हमको कुछ पोस्टुलेट्स इसमें दिए गए हैं। पोस्टुलेट्स कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करने की हमको जरूरत नहीं होती, मतलब वो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं कि ये ट्रुथ हैं, हमने उनको मान लिया गया। ऐसे फैक्ट्स को हम कहेंगे पोस्टुलेट्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको किसने दिया? जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने बताई थी एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन्होंने क्या बताया एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में? पहला इसका पोस्टुलेट था, all is all matter is made up of tiny particles। यानी क्या है, जो जितना भी मैटर है वो सारा इन टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एटम। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम नाम दिया गया है इन्हीं पार्टिकल्स को। एटम का जो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है, जिसका जो होता है एटमॉस, उसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते, और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑल मैटर क्या है? जितना भी मैटर है वो हमारा इन टाइनी पार्टिकल एटम्स से मिलके बना हुआ है। दूसरे पोस्टुलेट की बात करें तो एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम्स को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब मैटर को हमने देखा था डिवाइड करते जा रहे थे। हम मैटर का कोई भी ब्लॉक लेके तो उसको हम अगर डिवाइड करते जा रहे थे तो वो छोटा होता जा रहा था। तो इस तरीके से हम कट करते जाए अगर, तो एक स्टेज ऐसी आ जा रही थी जब हम इसको और ज्यादा कट नहीं कर पा रहे थे, तो उस स्टेज में हमने कहा था कि इसको हम एटम कहेंगे। तो वही कहा गया, एटम्स को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये उसका दूसरा पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तीसरा पोस्टुलेट जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन है ये वाला थर्ड पॉइंट जो है। क्या कहता है ये? एटॉम्स कैन neither be created nor be destroyed। मतलब ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम हम बना भी नहीं सकते, और एटम जो बना हुआ है उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने एटम है हमारे पास, उतने एटम हमेशा हमारे पास रहेंगे। तो यानी अब इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एटम का अपना कुछ मास होता है। तो यानी अगर हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड का जो मास है वो क्या होगा? इस बोर्ड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन एटम्स का अगर हम सम कर दें, सारे एटम्स के मास को हम ऐड कर दें, तो हमें इस बोर्ड का मास मिल जाएगा। मान लेते हैं इसमें 1 करोड़ एटम्स हैं, 1 करोड़ या फिर कुछ ज्यादा सा नंबर ले लेते हैं, 10 टू दी पावर 42 एटम्स हैं इसमें। 10 की पावर 42, मतलब 1 लिखा उसके आगे 42 जीरो लगा दिए, इतने एटम हैं। तो हम इतने एटम्स का मास हम कैलकुलेट करें और उन सबको ऐड कर दें, तो इस बोर्ड का हमको मास मिल जाएगा। तो यानी एटम के मास पे डिपेंड कर रहा है हर चीज का मास। तो एटम का मास अगर क्रिएट नहीं होगा और एटम का मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, यही तो ये लोग कह रहा है। एटम क्रिएट भी नहीं हो रहा है, एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो यानी एटम का जो मास है, एटम सेम है, एटम हमारे पास वही रहेंगे हमेशा, तो उनका मास भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास कांस्टेंट रहेगा, तो यानी मास क्रिएट भी नहीं हो रहा और मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा। तो ये इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्ड पोस्टुलेट से। तो आपने नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको इरेज करके आगे के पोस्टुलेट्स लिखूंगा। तो अब हम लिखते हैं इसका फोर्थ पोस्टुलेट।
फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। अलग अलग तरीके के हमारे पास एटम्स होते हैं। एटम्स कई तरीके के होते हैं। किस तरीके से? एटम्स आर ऑफ एटम्स आर ऑफ एज मेनी टाइप्स एज देयर आर एलिमेंट्स। मतलब जितने टाइप के हमारे पास एलिमेंट हैं उतने ही टाइप के हमारे पास एटम्स हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या था? उस एटम की प्रॉपर्टीज को जो शो करे वो हमारा एलिमेंट था, प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो। तो यानी जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उतने ही टाइप के हमारे पास एटम्स होंगे, तभी तो अलग अलग एलिमेंट्स डिफाइन हो रहे हैं। तो हमारे पास प्रेजेंटली कितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं? 118। 118 एलिमेंट्स अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं ह्यूमैनिटी ने। तो इतने ही टाइप के हमारे पास अलग अलग एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। ये था इसका पोस्टुलेट नंबर फोर्थ। अब बात करें अगर नंबर फिफ्थ की, तो ये कहता है ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन तो ये कहता है अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट हमको गिवन है तो उस एलिमेंट के जो सारे एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे ही होंगे। किस तरीके से? उनका साइज एक जैसा होगा और उनका मास और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज भी एक टाइप की होंगी। मतलब अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, मान लेते हैं हमारे पास आयरन है। आयरन हमारा एक एलिमेंट है, एक मेटल है। तो आयरन के अगर जो जितने भी एटम्स होंगे आयरन के उस ब्लॉक में, जो भी हमारे पास आयरन है उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स की अलग अलग अगर हम एटम को चेक करें तो उन सबकी प्रॉपर्टीज हमको सेम मिलेंगी। उन सबका हमको साइज सेम मिलेगा और उन सबका हमको मास भी सेम मिलेगा। आयरन अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को चेक करें तो ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है। नोट कर लीजिए आप इन दोनों को, फिर इनको इरेज करके दूसरा सिक्स्थ और सेवेंथ और लिखते हैं। बस दो और बचे हैं। अब मैं इनको इरेज करने वाला हूं। अब हम देखते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ पोस्टुलेट को। तो सिक्स पोस्टुलेट जो है वो हमारा फिफ्थ से ही थोड़ा सा रिलेट करके है। तो सिक्स पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है? सिक्स हमारा ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब अलग अलग हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं इसमें अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को चेक करें तो उनका हमको साइज अलग अलग मिलेगा। उनके साइज में डिफरेंस होगा, अलग अलग साइज होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। मास में डिफरेंस होगा, किसी का कम मास होगा किसी का ज्यादा मास होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। हो सकता है उनमें से एक रिएक्ट करता हो एक ना रिएक्ट करता हो, एक ज्यादा रिएक्ट करता हो एक कम रिएक्ट करता हो, एक रिएक्ट करके कुछ और बनाता हो दूसरा रिएक्ट करके कुछ और बनाता हो। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, मास डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लेंगे, सेम एलिमेंट ले रहे हैं, एक ही एलिमेंट को चेक करें तो उसके सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज हमको सेम मिलेंगी। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है। लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो उसमें डिफरेंस होगा साइज मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, ये सब हमको वैसे ही कॉमन सेंस से भी पता होने चाहिए। तो ये हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट है।
सेवेंथ हमारा ये कहता है ऑफ टू और मोर इसको आप समझते हैं ये क्या कहता है। इसका मतलब है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे हम एटम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। दो हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं सोडियम है एक तरफ और एक तरफ क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होंगे, उनमें जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा उनका, तो वो किस वजह से होगा, वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा किसका, कंबाइनिंग ऑफ देयर एटम्स। उनके एटम्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तब क्या होगा, वो एलिमेंट जो होंगे उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन होगा और वो कंपाउंड बन जाएंगे। मैंने पिछले सेकंड चैप्टर में बताया था शायद, ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड और एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो मैंने बताया था कि एलिमेंट जो है उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम। एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, एटम। इसी तरीके से कंपाउंड जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल। एलिमेंट जो होगा वो एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा, कंपाउंड जो होगा वो उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यानी अगर एलिमेंट्स से कंपाउंड बन रहा है, अगर हम एलिमेंट से कंपाउंड बना रहे हैं तो यानी क्या बन रहा होगा, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा होगा। तो यही लिखा है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है तीन एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हो या फिर और ज्यादा कंबाइन कर रहे हो। तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ देयर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उनके एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये सेवन पोस्टुलेट्स हैं हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो आप इन्हें भी नोट कर लें। तो अब इन पोस्टुलेट्स के बाद अब हम देखते हैं कि इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमको फायदा क्या हुआ। इस थ्योरी से हमने क्या क्या वेरीफाई किया इस थ्योरी की हेल्प से। तो पहला वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने किस तरीके से वेरीफाई कर दिया। इसने हमको बता दिया कि एटम्स भी क्रिएट नहीं हो सकते, एटम्स डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते। हर एटम का अपना पर्टिकुलर मास है। तो यानी जो भी बॉडी का मास है वो उसके एटम्स के मास का सम है। तो यानी अगर एटम का मास क्रिएट नहीं हो रहा, एटम का मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, तो यानी उस बॉडी का मास भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ना क्रिएट हो रहा, और एटम भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसका पोस्टुलेट था, यानी हर बॉडी का मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता। ये इस थ्योरी का कहना था ऐसा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। किस तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि हमने दो रिएक्शंस करवाई और दोनों रिएक्शन से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। मान लेते हैं मैंने रिएक्शन करवाई, यहाँ पे मैं दो रिएक्शन करवाता हूँ, एक उधर हाफ में और एक इस हाफ में। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन करवाता हूँ, यहाँ पे मैं कार्बन लेता हूँ और कार्बन का कंबशन करा देता हूँ, मैं बर्न करता हूँ कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मुझे यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, CO2। यहाँ पे मुझे CO2 कंपाउंड मिल रहा रिजल्ट। ये रिजल्ट है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे अब मैं दूसरी रिएक्शन करवाऊंगा, इन रिएक्शंस का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे मैं एक दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया CaCO3, इसको मैं क्या करूंगा, हीट कराऊंगा। हीट का मैंने आपको सिंबल बताया था क्या होता है, डेल्टा। ट्रायंगल ऐसा है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा। ये होता है हीट का सिंबल। जब हम रिएक्शन में हीट दिखाना होता है तो हम यहाँ पे एरो के ऊपर डेल्टा बना देते हैं। तो CaCO3 उसको हमने हीट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन करवाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी, एक यहाँ बनी। अब मैंने दोनों का एक एक मॉलिक्यूल उठा लिया, ये रहा एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस पूरे पे तो क्या है, एक एटम हमारे पास कार्बन का यहाँ है, एक कार्बन का हमारा एटम यहाँ है, ऑक्सीजन के दो एटम्स यहाँ है, दो एटम्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये था कि हर एटम का जो सेम टाइप के एलिमेंट का एटम है उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज जो होंगी, उसका मास जो होगा वो सेम मास होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, साइज सेम होगा, मास सेम होगा। तो मास अगर हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सेम है तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से इस कार्बन का और इस कार्बन का मास सेम होना चाहिए, इसका मास और इसका मास, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का मास कैसा होगा, इक्वल मास होगा दोनों का। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का मास भी इक्वल होगा। तो यानी इनका अगर हम रेशियो निकालें, ये अपॉन ये का रेशियो निकालें, तो ये क्या आ रहा था हमारा 3:8 आ रहा था शायद, 3:8। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 3:8। तो यही तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको पता था कि हम अगर दो मेथड से एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, दो अलग अलग मेथड्स लिए हमने, दो रिएक्शंस ली और उनसे हम सेम कंपाउंड बनाए, तो उनमें मास का जो रेशियो आएगा वो हमारा सेम आएगा। तो इस तरीके से इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन ये थ्योरी क्योंकि काफी पुरानी है, 1806 में शायद ये थ्योरी दी गई थी, तो इस थ्योरी में उस टाइम पे इतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी। लेकिन आजकल की रिसर्च में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको कि इस थ्योरी के हमको कुछ पोस्टुलेट्स कहना पड़ा कि वो गलत हैं, उनमें कुछ हमको चेंजेस करने पड़े। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हम इनको कहें या फिर हम कहें इसके ड्रॉबैक्स, इसको हम एक और वर्ड कहते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के या फिर उसकी लिमिटेशंस। तो इसका पहला लिमिटेशन हमको ये पता चला कि जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि तीन और तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने पता चला कि एटम जो है, एक पर्टिकुलर एटम वो भी इन तीन पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एक एटम के अंदर ही तीन पार्टिकल्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एटम बनता है। तो यानी एटम जो है वो हमारा फंडामेंटल नहीं रहा, एटम को भी हमने इन तीन पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, तो यानी एटम डिवाइड हो पा रहा है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड पोस्टुलेट कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो यानी एटम डिवाइड हो पा रहा है, तो यानी वो पोस्टुलेट हमारा वहां पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एटम डिवाइड हो पा रहा है। तो एटम डिवाइड हो रहा है। और हमने और रिसर्च की, जो लेटेस्ट रिसर्च है, बिल्कुल ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्चेस बता रहा हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये लेटेस्ट में रिसर्च हुई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये भी और छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। इन और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ये दोनों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हमारा फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बने होते हैं। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि ये दोनों भी फंडामेंटल नहीं होते। इनसे मिलके ये दोनों बने और इनसे मिलके फिर हमारा एटम बना है। तो यानी एटम को हम और ज्यादा कई लेवल तक डिवाइड कर पा रहे हैं। तो यानी सेकंड पोस्टुलेट हमारा इस थ्योरी का गलत हो जाता है यहाँ पे। तो पहला एरर इसका क्या है, लिख देता हूं, एटम कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये तीन पार्टिकल्स, इसका आप लिख लेना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इसका नाम लिखना, सो सेकंड postulate of this theory is wrong। तो ये इसका पहला एरर है, पहली मिस्टेक तो यहीं पे हो जाती है कि एटम को भी हम और ज्यादा डिवाइड कर पा रहे हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं और लिखता हूं इसके ड्रॉबैक्स। तो सेकंड इसका ड्रॉबैक ये है कि हमने जब और रिसर्च की तो हमने ऐसा देखा कि अगर एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं तो उसके भी हमें एटम्स में थोड़ा मास में डिफरेंस मिला। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया मास में, थोड़ा सा डिफरेंस,
था, स्लाइटली डिफरेंट था उनका मास, तो हमको क्या देखने को मिलता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट मास। एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स ऑफ सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, यहां पे मैं ऊपर एलिमेंट्स कैन हैव, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं हम इनको, जब एक ही एलिमेंट के हमको अलग अलग मास के एटम्स मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो हमारा पार्टिकल है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो है उस पे हमारा प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता। तो यानी न्यूट्रॉन के अगर हम बढ़ा दें, अगर हम एक एलिमेंट है, मान लेते कोई एक एटम है, इस एटम के अंदर हमारा क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो इसका चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ये प्लस होता है हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, नहीं एटम तो है, आयन नहीं है। आयन पे क्या होता है, चार्ज, एटम पे जब चार्ज आ जाए तब वो आयन बन जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यानी अगर हम न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, मास होता है, तो अगर हम इसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ा दें, यहाँ पे हम 1 की जगह पे 2 कर दें, दो न्यूट्रॉन, तो इस पे एटम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका मास बढ़ गया। तो यानी एटम तो अभी भी वही है, एटम को जो हम डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं कि उसपे अंदर प्रोटॉन कितने हैं, जिसके अंदर अगर प्रोटॉन अलग अलग है तो वो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, अगर उनके अंदर अलग अलग प्रोटॉन्स हैं तो। लेकिन प्रोटॉन तो उस पहले वाले में भी दो थे, जब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन था तब भी प्रोटॉन दो थे, अब यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है तब भी प्रोटॉन दो, यानी एलिमेंट तो सेम है, लेकिन मास बढ़ गया, तो यानी सेम एलिमेंट के दो अलग अलग एटम का डिफरेंट मास है। इनको हम आइसोटोप्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर में। अब ये इतना समझ लीजिए कि एटम जो है सेम एलिमेंट के, उनका भी मास थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। और थर्ड इसका ड्रॉबैक क्या है हमारा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ, सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास। हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट्स हो, एक हमारे पास कोई अलग एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों का मास हमारे पास सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम हो, या फिर हो सकता है हमारे पास एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट है, उसके दो एटम है। एक एलिमेंट है, कोई हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, उसके दो एटम, मान लेते हैं हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का एक एटम ये है, एक एटम ये है हाइड्रोजन का, तो है तो हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों के मास में हो सकता है डिफरेंस हो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, हो सकता है दोनों कार्बन है लेकिन इनका मास डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो सेम एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे बी एलिमेंट है या ए एलिमेंट है, ये है तो ए और बी एलिमेंट अलग अलग, लेकिन इन दोनों का मास जो है वो हमारा सेम है, ऐसा भी हो सकता है। इनको हम कहते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स, इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ये वाले हमारे आइसोटोप्स थे और ये वाले हमारे क्या है, आइसोबार्स। इनको हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर डिटेल में। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हर तरीके से डिस्कस कर लिया है, इस थ्योरी को डिस्कस कर लिया, पोस्टुलेट्स देख लिए, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स देख लिए, इसको ड्रॉबैक्स करके भी आ सकता है क्वेश्चन, और इससे हमने क्या क्या वेरीफाई कर लिया। हमने इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई कर लिया और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी वेरीफाई हमने इस लॉ, इस थ्योरी की मदद से कर लिया। लेकिन इस थ्योरी के हमने कुछ पोस्टुलेट्स बदल भी दिए हैं, क्योंकि हमें उसमें कुछ एरर्स देखने को मिल रहे थे, तो हमने इसके लिमिटेशंस को भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।